आप सभी को नमस्कार। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है और आप देख रहे थे वार्षिकांक। करंट अफेयर्स के वार्षिकांक का हम अध्ययन कर रहे थे और वार्षिकांक के अध्ययन के क्रम में अभी तक हमने ओलंपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखी थी। ओलंपिक से संबंधित संपूर्ण चर्चा को हमने संपन्न किया था और यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से ओलंपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि बनता है आपकी परीक्षा में तो वो आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आप सबको प्रयास करना है कि प्रत्येक दिन, अब लगातार ये 3 से 4 दिनों तक ये सीरीज जारी रहेगी और इसमें सभी खंड पूरे एक वर्षों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो वो संबंधित चर्चा यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से करंट अफेयर से संबंधित आगामी परीक्षाओं के लिए आप एकदम, आप कह सकते हैं, टेंशन मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? आज का जो पहला प्रश्न है, विशेषकर आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम पर और राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आपकी 2 कक्षाएं होंगी। राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित 2 कक्षाएं, मिनिमम 1 घंटे की, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे की कक्षा होगी और इस 2 घंटे की कक्षा में आप राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सभी तथ्यों को आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए इसको बताएं। जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? बोला जा रहा है कि यूनेस्को की, जहां पे टाइपिंग मिस्टेक है उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को इसमें जोड़ा गया, आपको बताना है। राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल या धौलावीरा, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। चलें, 27 जुलाई को ये बैठक हुई थी, उसी के बाद इसमें आपको एक स्थल जोड़ा हुआ देखने को मिलता है। 10 सेकंड का समय है, आप जवाब दीजिए और 10 सेकंड के अंदर मैं इसका जवाब आपको देता हूं। इसका सही जवाब है धौलावीरा। डी विकल्प इसका सही जवाब है। धौलावीरा को 27 जुलाई 2021 को आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वें सत्र में इसको जोड़ा गया। अब बात आती है धौलावीरा, तो धौलावीरा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहली बात कि धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। ठीक है, पहली बात तो गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके पास एक द्वीप है जहां पे ये स्थित है, इसका नाम है खादिर बेट, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित खादिर बेट नामक द्वीप के पास धौलावीरा स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि धौलावीरा की खोज कब की गई, तो धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जेपी जोशी ने धौलावीरा की खोज किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और यह पता होना चाहिए कि धौलावीरा में पहली बार उत्खनन कब हुआ, तो धौलावीरा में पहली बार जो उत्खनन हुआ वो 90 से 91 में हुआ, 1990 से 91 में हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ? RS बिष्ट के नेतृत्व में पहली बार यहाँ पर खनन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धौलावीरा से संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित 3 से 4 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात कि हड़प्पा के स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया और यह जो धरोहर स्थल है ये गुजरात के कच्छ जिले में आता है और एक द्वीप के पास पड़ता है जिसका नाम है खादिर बेट। ये द्वीप का नाम भी आपको पता होना चाहिए। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 के बीच जेपी जोशी द्वारा की गई थी और RS बिष्ट के नेतृत्व में 1990 और 91 में पहली बार यहाँ पे खनन किया गया था। अब एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है, क्या बनता है उसको भी देख लेते हैं कि गुजरात के कितने स्थल हैं जिनको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, मतलब कितने स्थल हैं जो इस सूची में शामिल हैं। तो पहला आपका है अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर इसमें शामिल है। अहमदाबाद शहर के बाद जो दूसरा स्थान है वो है रानी की वाव पाटन, रानी की वाव पाटन जो पाटन में है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तीसरे स्थान पे है चंपानेर, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल, पावागढ़ पुरातात्विक स्थल,
तो पहले से आप समझिए कि पहले से गुजरात के 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें सबसे पहला था चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल, जिसको 2004 में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद रानी की वाव को शामिल किया गया और रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया। इसके बाद अहमदाबाद शहर को 2017 में शामिल किया गया और अब 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया। तो कहने का मतलब है कि आज की तिथि तक गुजरात के 4 स्थल हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत के कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। कब तक की बात हो रही है? जब यहाँ पे धौलावीरा को जोड़ा जा रहा है तब की बात हो रही है। ठीक है, तो धौलावीरा को जब जोड़ा गया, जब अंतिम स्थल के रूप में, नवीन स्थल के रूप में धौलावीरा को जोड़ा गया, तो कुल 40 स्थल थे, ये आपको पता होना चाहिए। धौलावीरा को लेकर कुल 40 स्थल थे, जिसमें 32 सांस्कृतिक स्थल थे, 7 प्राकृतिक स्थल थे और 1 मिश्रित स्थल था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। याद रखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि जब धौलावीरा को जोड़ा गया तो धौलावीरा 40वां था, ये मैं कह रहा हूं, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो बैठक का आयोजन किया गया था, ये चीन के फुजहोहू शहर में किया गया था। चीन के ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैठक का आयोजन कहां पे किया गया 44वें सत्र का, तो ये चीन के फुजहोहू शहर में ऑनलाइन माध्यम से किया गया था, आभासी माध्यम से ये किया गया था, क्योंकि कोविड के चलते ऐसी बैठक संभव नहीं थी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इस सत्र के दौरान ब्रिटेन के लिवरपूल समुद्री वाणिज्यिक शहर से विश्व धरोहर स्थल का टैग हटा लिया गया है। तो इस बैठक में एक स्थल से विश्व धरोहर स्थल का टैग हटाया गया है, वो शहर आपको पता होना चाहिए, स्थान, उसका नाम है लिवरपूल समुद्री वाणिज्यिक शहर, समुद्री वाणिज्यिक शहर। इससे क्या कर लिया गया है? इससे विश्व धरोहर स्थल का जो टैग था वो हटा लिया गया है। तो एक प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है कि किस शहर से विश्व धरोहर स्थल का टैग हाल ही में हटा लिया गया? तो वो है लिवरपूल समुद्री वाणिज्यिक शहर स्थल, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको बताएं। यहां पे बोला गया है कि जुलाई 2021 में, इसी समय आप जानते हो कि 2 स्थलों को जोड़ा गया था, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि जब धौलावीरा अंतिम बना था तब 40वां था, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा था। जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अब पूछा जा रहा है यह मंदिर भारत के किस राज्य में है? धौलावीरा के साथ साथ रामाप्पा मंदिर को भी जोड़ा गया था, तो ये मंदिर किस राज्य में है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए। और ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना था। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है, जिसको आप बोलते हो रामाप्पा मंदिर, ये 39वां विश्व धरोहर स्थल बना था भारत का। ठीक है, तो बताएं, ये संबंधित है तेलंगाना से। ठीक है, तेलंगाना राज्य दक्षिण भारत का राज्य है तेलंगाना, जहां से ये संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए कि यह जो मंदिर है ये पालमपेट गांव में स्थित है। कहां पर स्थित है? पालमपेट गांव में स्थित है। यदि जिला की बात करें तो मुलुगु जिला आता है तेलंगाना का, जहां पर यह स्थित है। और यह तेलंगाना का प्रथम विश्व धरोहर स्थल है। तेलंगाना का प्रथम विश्व धरोहर स्थल होने का इसको गौरव प्राप्त है, ये आपको पता होना चाहिए। इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो आपको बता दें, इस मंदिर के वास्तुकार थे रामप्पा इस मंदिर के वास्तुकार थे, यह आपको पता होना चाहिए। रामलिंगेश्वर स्वामी को यह मंदिर समर्पित है, मतलब शिव को समर्पित एक मंदिर है, जिसको तेलंगाना का प्रथम विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगला, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम कहां शुरू किया गया या कहां प्रारंभ किया गया, आपको बताना है। तो बताएं, देश का पहला अनाज एटीएम कहां प्रारंभ किया गया?
और आपको बता दें, ये जो अनाज एटीएम है, जिस तरह से आप सामान्य एटीएम से पैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से इस एटीएम से पैसे निकाले जाएंगे। और वर्तमान समय में इस एटीएम से गेहूं, चावल और बाजरा 3 प्रकार के अनाज निकाले जा सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के अनाज वर्तमान समय में निकाले जा सकते हैं, गेहूं, चावल और बाजरा। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो सरकारी योजनाओं में हम अनाज देते हैं उसमें पारदर्शिता लाना, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक डायरेक्ट पहुंच सके, उसके लिए शुरू किया गया। तो ये फर्रुख नगर है गुरुग्राम में, जहां पे यह स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्रुख नगर गुरुग्राम जिला में यह स्थापित किया गया है। एक स्वचालित मशीन है जो एटीएम के समान काम करेगी। और मैंने बताया कि इनमें 3 ग्रेन्स, 3 अनाजों को वर्तमान समय में दिया जा रहा है, गेहूं, चावल और बाजरा। इसको बताएं। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल पुनः 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? कौन है इस आयोग का अध्यक्ष, ये आपको बताना है। चले, उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओबीसी के उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल कितना समय के लिए बढ़ा दिया गया? तो याद रखना है 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना। चले बताएं। इसके अध्यक्ष थे जी रोहिणी। ठीक है, ये विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 3 देशों में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? 3 देशों में खादी और ग्रामीण उद्योग, या आप कह सकते हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने अपना पंजीकरण करा लिया है ट्रेडमार्क का। इनमें से कौन सा देश नहीं है, ये आपको बताना है। चले, यहां पे आपको बता दें, भूटान, यूएई और मैक्सिको में हमने पंजीकरण करा लिया है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे देश हैं जहां पर केबीआईसी ने अपना पंजीकरण करा लिया है, अपने ट्रेडमार्क को पंजीकृत कर लिया है। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी हमारा पंजीकरण नहीं हुआ है। इसको बताएं। कह रहा है 2021 में केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया? बताएं, किस मंत्रालय का गठन किया गया? सहकार से समृद्धि के स्वप्न को पूरा करने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया गया, आपको बताना। विशेषकर सहकारिता मंत्रालय द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था, तो इसका सही जवाब होगा सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ रिवाइज करना है हमें, जहां पे फैक्ट बताया जाए उसको नोट कर लेना है। इसको बताएं। जुलाई 2021 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? बहुत सारे राज्यपाल एक साथ बदले गए थे, उनमें मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन आप बताएं थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, ये आपको बताना है। बताएं। थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, ये आपको बताना है। 4 राज्यों के नाम दिए हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। बताएं। यहां पे आप देखें तो कर्नाटक के राज्यपाल थे थावरचंद गहलोत। ठीक है, कर्नाटक के थे कौन? थावरचंद गहलोत बनाए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो गया थावरचंद गहलोत, कर्नाटक। इसके बाद गोवा को याद रखना है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम। गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के बनाए गए हैं। गोवा के बाद यदि हम देखें त्रिपुरा के बनाए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, त्रिपुरा के बाद यदि हम देखें झारखंड के बनाए गए हैं रमेश बैस।
झारखंड रमेश बैस, ये हैं झारखंड के राज्यपाल। और झारखंड के राज्यपाल के देखें हरियाणा, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं। मिजोरम का याद रखिएगा, मिजोरम के राज्यपाल महत्वपूर्ण है, नाम भी इनका थोड़ा सा टिपिकल है। मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभकपति, डॉक्टर हरिबाबू कंभकपति, ये हैं मिजोरम के। मिजोरम के बाद यदि देखें तो हिमाचल प्रदेश के भी नए राज्यपाल बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये हैं हिमाचल प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए जिनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत वाराणसी में नदी क्रूज का विकास परियोजना के तहत 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन शामिल है। यह संचालन किस योजना के अंतर्गत किया गया? देखो एक जवाब तो यहीं पे आपको मिल गया कि जो क्रूज सेवा शुरू हुई है ये किसके बीच? 80 घाट बनारस से लेकर राजघाट तक शुरू हुई है। ठीक है, तो 80 घाट से राजघाट तक शुरू हुई है। यह स्थान का नाम आपको पता हो गया, किन दो स्थानों को ये जोड़ती है। अब पूछा जा रहा है किस योजना के तहत शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। चले बताएं, किस योजना के तहत शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा। 4 योजनाएं यहां पे दी हुई हैं, किस योजना के तहत इसको शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया है प्रसाद योजना के अंतर्गत। ए विकल्प इसका सही है, प्रसाद योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। और प्रसाद योजना की जो स्वीकृति है ये 2018 में सबसे पहले दी गई थी। और विशेषकर प्रसाद योजना जो है, प्रसाद योजना के अंतर्गत यदि हम बात करें तो तीर्थ स्थलों का जो है कायाकल्प किया जा रहा है। तो तीर्थ स्थलों का कायाकल्प और जो आध्यात्मिक विरासत हैं उनका आप कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। तो ये सही उत्तर क्या हो गया इसका? प्रसाद योजना। याद रखना है 80 घाट से राजघाट तक की ये सेवा शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया जा रहा है? चले बताएं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको बताना है कि किस देश की सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है। 4 देशों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चले बताएं। चले, इसका सही जवाब है जापान। जापान की सहायता से इसको विकसित किया जा रहा है। चले इसको बताएं। 30 जून 2021 को किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और ज्यादातर प्रश्न जो हैं ये जो आपके साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम होते हैं वहां पर बताए जाते हैं। तो बताएं 30 जून 2021 को किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया, ये आपको बताना है। चलिए बताएं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग या उच्च अध्ययन हेतु बच्चों को दी जाती है। 10वीं कक्षा या उससे ऊपर के बच्चे ले सकते हैं। इसमें अधिकतर यदि हम देखें 10 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन दिया जाता है, लेकिन शर्त है कि वो जो बच्चा हो कम से कम 10 वर्ष से पश्चिम बंगाल में रह रहा हो और इसकी आयु सीमा 40 वर्ष। जरूरी नहीं कि पश्चिम बंगाल का ही निवासी हो, लेकिन यह जरूरी है कि वो पिछले 10 वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रहा हो, तो वो ऐसा बच्चा इस योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है, ऋण चुकाने की इसमें जो अवधि है वो है 15 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक के बच्चे इसको ले सकते हैं। इसका शुरुआत किया है पश्चिम बंगाल ने। डी विकल्प सही उत्तर है। चले आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में आई बाढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
उत्तराखंड में जो तबाही आई थी 2021 में, आप कह सकते हैं डैम के टूटने से, बर्फ के टूटने से, उसमें कौन सा है आपको बताना है, बताएं। कौन सा असत्य है आपको बताना है। इसमें आप एक कथन देख रहे होंगे कि राज्य में एक सप्ताह के लिए आपात घोषित किया गया था। गलत है, क्योंकि राज्य में कोई आपातकाल घोषित नहीं किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो तबाही आई थी एक प्रकार से यदि हम देखें तो इसमें क्या चीजें थी, कौन कौन से क्षेत्र थे, कौन कौन सी नदियां थी, उसके बारे में हम पता होना चाहिए। सबसे जो प्रभावित नदी थी वो थी धौली गंगा और ऋषि गंगा। ठीक है, ऋषि गंगा और धौली गंगा ये दो नदियां थी जो सबसे ज्यादा प्रभावित थी, ये आपको पता होना चाहिए। धौली गंगा और ऋषि गंगा सबसे ज्यादा प्रभावित। और आपको यह भी पता होगा ऋषि गंगा पर जो जल विद्युत परियोजना बन रही थी वो एक प्रकार से आप कह लीजिए कि वो नष्ट भी इस बाढ़ में हो गई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि जो ऋषि गंगा नदी है वहां पर एक ग्लेशियर का टुकड़ा टूटकर उसमें गिरा था। किसका ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा था? नंदा देवी ग्लेशियर का एक टुकड़ा था जो टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिर गया था। और टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरने के कारण एकाएक वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना थी, वह भी नष्ट हुई थी जो कि चमोली में है। ठीक है, वह भी काफी प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सा इसमें से असत्य है। ठीक है, तो नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि नंदा देवी ग्लेशियर का टुकड़ा किस नदी में गिरा, तो याद रखना है ऋषि गंगा। इसको बताएं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा के संबंध में 70 संकेतकों के आधार पर उन्हें ग्रेड प्रदान करने का एक उपकरण है। दूसरा, प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार वर्ष 2020 में 18-19 के संदर्भ में जारी किया गया था। तो बताएं इनमें से कौन सा सही है। देखो, इसमें यदि हम देखें, सबसे पहली बात आपको बता दें कि इसमें 70 संकेतकों पर बात की जाती है। ठीक है, 70 संकेतकों पर बात की जाती है। तो ये जो 70 संकेतकों वाली बात है ये तो आपका सही है कि 70 संकेतकों पर बात की जाती है। लेकिन इसमें बोला गया पहली बार इसको 2020 में शुरू किया गया। गलत है, पहली बार इसको 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो पहली बार ये जो संकेतक था इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2019 में हुई थी, 2019 में प्रकाशित हुआ था। और जो 2021 में प्रकाशित हुआ है ये इस बार का तीसरा है, मतलब इसके क्रम का तीसरा संस्करण जो है वो 2021 में प्रकाशित हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो निम्नतम ग्रेड पर जो है वो आपका राज्य आता है, केंद्र शासित प्रदेश आता है लद्दाख। निम्नतम ग्रेड पर आपका आता है लद्दाख, ये आपको पता होना चाहिए। प्रबंधन और प्रशासन में जो अधिकतम अंक जिस राज्य ने प्राप्त किया है वो है पंजाब। पंजाब राज्य ने प्रबंधन और इसको अधिनियमित करने में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है। इसके साथ साथ अवसंरचना और सुविधाओं में सबसे कम जो स्थान पाया है वो है बिहार और मेघालय। तो बिहार और मेघालय इसमें निचले स्थान पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी इसके लिए होनी चाहिए। इतनी जानकारी यदि आपको है तो पर्याप्त। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। मई 2021 में किस मंत्रालय ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की? वन स्टॉप सेंटर बताएं। देखो, ये विशेषकर जो सेंटर थे ये थे कि जो भारतीय महिलाएं हैं विभिन्न देशों में रह रही हैं और उन पर किसी भी प्रकार का अपराध हुआ है तो उनके अपराधों के लिए, जो उन पर अपराध हुआ है उसके लिए उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसके लिए उनको न्याय प्रदान करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और इसका जो शुभारंभ किया है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। और जिन 10 देशों में ये सेंटर स्थापित किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब इनमें शामिल हैं और यूएई। टोटल 9 देशों में सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन सऊदी अरब में 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिसको लेकर बात होती है कि 10 वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं।
विशेषकर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ये योजना है, लेकिन ये विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करेगी। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल भारत में किस नदी पर निर्मित हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, इस तरह का भी एक प्रश्न और आपको मिलेगा। बताएं, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल भारत के किस नदी पर निर्मित हो रहा है? आपको बताना। 4 नदियां यहां पे दी हुई हैं, किस नदी पर निर्मित हो रहा है ये आपको बताना। यह निर्मित हो रहा है चेनाब नदी पर, और यह जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। तो चेनाब नदी में निर्मित है, चेनाब नदी पर यह निर्मित है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और यह ब्रिज जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना के अंतर्गत विस्तारित है, रेल परियोजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है। उधमपुर, बारामूला और श्रीनगर परियोजना के बीच इसको काम किया जा रहा है। कटरा बनिहाल खंड पर आप इसको देखने को पाएंगे। तो याद रखना है चेनाब नदी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह भी आपको पता होगा कि ये जो ब्रिज है, ये जो आपका आर्च ब्रिज है, ये भी एफिल टावर से भी, जो सबसे ऊंचा आप कह सकते हैं कि स्थान है, सबसे ऊंचा आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई उस पुल की है, तो एफिल टावर से भी ये ऊंचा है। और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचाई पर ये देखने को मिलेगा। अप्रैल 2021 में सरकारी स्कूलों और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहां पर लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया? लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया आपको बताना है। चलिए बताएं, लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया? लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की ये एक पहल है, जिसके अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है। और विशेष रूप से ये कार्यक्रम उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां पर बच्चे या तो स्कूल गए ही नहीं हैं, या तो किसी कारण वो स्कूल छोड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जिसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें यदि हम देखें तो इसका उद्घाटन किया था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दिल्ली में। सही उत्तर दिल्ली है। इसको बताएं, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां आयोजित किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां आयोजित किया गया आपको बताना है। आपको बता दें, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है जहां पर इसका आयोजन किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है जहां पर इसका आयोजन किया गया। यदि आपको जानकारी है तो निश्चित रूप से आप जवाब दे सकते हैं। और पहली बार यह मेला हाइब्रिड तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें ऑनलाइन भी इस मेले का आयोजन किया गया और ऑफलाइन तरीके से भी इसका आयोजन किया गया। और यह मेला आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है ई कैबिनेट प्रणाली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चले जवाब दीजिए। दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, एक है ई कैबिनेट प्रणाली, एक पूछा जाता है ई विधानसभा। तो यहाँ पे ई कैबिनेट प्रणाली की बात हो रही है, तो आपको बताना है वो राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पूर्व में ई, आप कह सकते हैं ई विधानसभा का भी आयोजन किया था, और ई विधानसभा के बाद एक बार फिर से ई कैबिनेट का आयोजन किया है। मतलब अब हिमाचल प्रदेश के राज्य के प्रमुख कार्यों में, चाहे विधानसभा का कार्य है, मंत्रिमंडल का कार्य है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कागजों का इस्तेमाल नहीं होगा, सारी चीजें डिजिटल होंगी। इसको बताएं, फरवरी 2021 में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? बताएं, किसने इसका उद्घाटन किया आपको बताना है। किसने इसका उद्घाटन किया आपको बताना है। इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। इसको बताएं, ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया? चलिए बताएं, उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व आने वाले समय में कौन बनेगा आपको बताना है। चलिए बताएं,
मानस, मानस कहाँ पे है? मानस है नहीं, असम में है। पन्ना, पन्ना भी यहाँ पे नहीं है, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सिमरीपाल और महेंद्रगिरी दो इसमें से हैं जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से इनमें से कोई एक होगा, लेकिन आपको बता दें कि सिमरीपाल जो कि मयूरभंज जिले में है, ये तो इनका पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो मयूरभंज जिले में है। तो दूसरा कौन सा होगा? महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब इसमें आपको बता दें कि जो दूसरा बन रहा है, इससे पहले आपको बता दें पहला जो सिमरीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको 2009 में यूनेस्को ने अपने मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया था। और इसका यदि हम बोलें कि कब इसको स्थापित किया गया था भारत में, तो 1994 में इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, 1994 में। और 2009 में ये यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत में यदि हम देखें तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो विश्व नेटवर्क में, यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर नेटवर्क के कैटेगरी में शामिल हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो सिमरीपाल पहला है, महेंद्रगिरी दूसरा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि कहाँ पे स्थित है ये बता दें तो गजपति और गंजाम दो जिले पड़ते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? गजपति और गंजाम, ये दो जिले पड़ते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये स्थित हैं। तो गजपति और गंजाम जिलों में ये आपका इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, तो कुछ जानकारी मैं और आपको बता देता हूँ जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको होना चाहिए। जैसे कि अभी एक हमारा राज्य है, राज्य हमारा है असम। ठीक है, असम क्यों चर्चा में था? असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। किसको किया है? दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई को इन्होंने राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। किसने किया है? असम राज्य सरकार ने किया है। अब दिहिंग पटकाई को किया है तो इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको बता देता हूं। दिहिंग पटकाई ये आपका असम का सातवां नेशनल पार्क होगा। ठीक है, और आपको बता दें भारत में यदि हम देखें, सबसे पहले तो इसका आप स्थान जान लीजिए। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया दो जिलों में इसका विस्तार है। कहां पर है? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया दो जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है। विशेष रूप से हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के संरक्षण का ये क्षेत्र है, हाथियों की बाहुल्यता वाला ये क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा अभी तक जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते थे, नेशनल पार्क, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते थे। मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य भारत का है मध्य प्रदेश, जहां पे 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद दूसरा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है हमारा असम, जहां पर 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद बात आता है तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर यदि हम देखें तो कई सारे राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जिनमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार राज्य आते हैं, जहां पर 6 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। तो यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप जवाब दोगे एमपी। दूसरा पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप जवाब दोगे असम। ठीक है, तीसरा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 राज्य हैं, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूर्व में असम सरकार ने कोकराझार जिले में रायमोना राष्ट्रीय पार्क है, रायमोना राष्ट्रीय पार्क असम में ही है। रायमोना राष्ट्रीय पार्क कोकराझार जिले में है। इसको जो है इन्होंने अधिसूचित किया था किसके रूप में? राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की घोषणा की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ बता दें, आपने देखा कि असम में 7 नेशनल पार्क हैं, तो कौन कौन से असम में 7 हैं आपको बताना है। सबसे पहले आप जानते हो असम में है काजीरंगा, मानस, नामेरी, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, और इसके साथ साथ डिब्रू सखोवा, ये आपके पहले से थे और एक नया शामिल हुआ है जो आपका, वो आपने देख लिया। इसके साथ साथ आपको बता दें
कि एक नेशनल पार्क असम का है जिसके नाम के आगे से राजीव गांधी शब्द हटा लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, अब इससे राजीव गांधी शब्द हटा लिया गया है, अब इसका नाम हो गया है औरंग नेशनल पार्क। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कब तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, बताएं। कब तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, आपको बताना। चलें, सड़क दुर्घटनाएं बहुत ही आम हो गई हैं भारत में। और यदि आप देखें तो प्रतिवर्ष यदि हम सड़क दुर्घटनाओं की मौत का आंकड़ा देखें तो लगभग 4,49,000 का आंकड़ा है। मतलब 4 से 5 लाख मौतें प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं से भारत में देखने को मिलती हैं। अब इनमें भी सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं यदि देखें तो तमिलनाडु राज्य में होती हैं, और सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो मृत्यु होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। तो दो अलग अलग फैक्ट हैं। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे ज्यादा मौतें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। मतलब तमिलनाडु में भले ही दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं लेकिन इन दुर्घटनाओं में लोगों को बचा लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भले ही दुर्घटनाएं कम होती हैं लेकिन इनमें लोगों को बचाया नहीं जा सकता है। मतलब कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, हमारी जो भी प्रणाली है, जो भी हमारा नियंत्रण का जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बेहतर ढंग से नियमों का कार्यान्वयन नहीं करा पाते हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से मौतों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब भारत ने कब से 50% कमी लाने की बात की है? भारत ने बताया है कि वर्ष 2025 तक हम सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का बात करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वैश्विक स्थान पर भारत तीसरे स्थान पे आता है। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं अमेरिका में देखने को मिलती हैं, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं जापान में देखने को मिलती हैं, और भारत तीसरे स्थान पर होता है जहां पर सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष क्या है, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष 2021 में पहली बार सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, पहले पिछले वर्षों में, इससे पूर्व में क्या मनाया जाता था? सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था। इस बार क्या मनाया जा रहा है? सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जब हमारा वर्ष शुरू होता है। तो जनवरी और फरवरी माह में ये मनाया जाता था सड़क सुरक्षा सप्ताह, लेकिन इस बार सड़क सुरक्षा माह मनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना पर विचार कीजिए। इस योजना को मार्च 2020 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। दूसरा, इसके तहत देश में प्रत्येक भूखंड को एक 14 अंकीय पहचान संख्या जारी की जाएगी। इनमें से कौन से सत्य हैं आपको बताना है। चलिए बताएं। जवाब दीजिएगा। देखो, इसमें जो है दोनों विकल्प आपके सत्य हैं। इस योजना को मार्च 2022 तक पूरे देश में लागू करने की बात की गई है, और वर्तमान समय में 10 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू भी किया जा चुका है। ठीक है, इसमें 14 अंक का एक आप कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी, इसलिए इसके दोनों विकल्प सही है। मतलब सी उत्तर इसका सही विकल्प है। हाल ही में पूरी तरह से विद्युतीकृत प्रथम मुख्य भारतीय रेल जोन कौन सा बन गया है? प्रथम मुख्य भारतीय रेल जोन कौन सा बन गया है जो 100% विद्युतीकरण जिसका हो चुका है? बताएं। 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे जोन कौन सा बना है, आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे हैं, पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे या उत्तर मध्य रेलवे। जवाब दीजिएगा। चलें, इसका सही जवाब है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे बी विकल्प इसका सही जवाब है। आपको बता दें, राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे सेक्शन पड़ता है। राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे सेक्शन पड़ता है जो 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिसका 100% विद्युतीकरण
हुआ है, ठीक है। तो 100% विद्युतीकरण इनका हो गया है। यदि इनकी कुल लंबाई हम बात करें तो इनकी कुल लंबाई है 3011 किलोमीटर। तो 3011 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है पश्चिम मध्य रेलवे का, जिसको बोलते हैं कि कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे सेक्शन, इसका पूरी तरह से विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेलवे जोन कौन सा पड़ता है? पश्चिम मध्य रेलवे पड़ता है। आपको बता दें, भारत में वर्तमान समय में सिर्फ 16 मुख्य रेलवे जोन हैं। 16 मुख्य रेलवे जोन वर्तमान समय में हैं। 17वें जोन का दर्जा दिया गया है कोलकाता मेट्रो को, याद रखिएगा। 17वां जोन जो दर्जा दिया गया है वो है कोलकाता मेट्रो का। और आपको बता दें कि 18वां जो हमारा बना था वो बना था दक्षिण तट रेलवे। तो 18वां जोन हमारा बना था दक्षिण तट रेलवे। यदि हम कुल मिलाकर रेलवे जोनों की बात करें तो कुल मिलाकर भारत में 18 रेलवे जोन आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दो जानकारी और आपको होनी चाहिए कि रेल मंत्रालय का जो लक्ष्य है वो है कि दिसंबर 2023 तक जो ब्रॉड गेज वाले हमारे रेल मार्ग हैं, ब्रॉड गेज वाले जो हमारी पटरियां हैं, इनका पूर्णतः विद्युतीकरण हो जाए। तो 2023 तक ब्रॉड गेज वाली रेल पटरियों का 100% विद्युतीकरण करने का रेलवे का लक्ष्य है। ये लक्ष्य भी आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ष तक रेलवे का लक्ष्य है कि 100% विद्युतीकरण हो जाए। तो 2023 तक है, ये लक्ष्य भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। फरवरी 2021 में पहले आसियान इंडिया हैकाथॉन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन कहां किया गया था या किस मंत्रालय की पहल है? बताएं, कहां किया गया और किस मंत्रालय की पहल है, आपको बताना। चल, इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। बी विकल्प सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। कोविड के चलते इसका जो था ये आप कह सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से इसका आयोजन किया गया। 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी की? बताएं, किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी की, आपको बताना है। चलिए बताएं, बताएं। किस देश के सैन्य दस्ते ने 26 जनवरी को भागीदारी की थी? आपको बता दें ये दस्ता था बांग्लादेश के सैन्य दलों का और इसमें 122 जवान शामिल थे जिन्होंने भारतीय गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लिया। सबसे पहली बार यदि हम बोलें कि किस देश के सैन्य दस्ते ने हमारे परेड में, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था, तो वो था फ्रांस का दस्ता। सबसे पहले फ्रांस के सैनिकों के दस्ते ने हमारे गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था और फ्रांस ने जो भाग लिया था ये था 2016। तो आप कह सकते हो कि बांग्लादेश दूसरा देश बना है जिसके सैन्य दस्ते ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस परेड के अंतर्गत, भारतीय गणतंत्र दिवस परेड के अंतर्गत हिस्सा लिया है। तो बांग्लादेश का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें, यूएई भी था। यूएई 2017 में भाग लिया था। यूएई के दस्ते ने भी 2017 में भाग लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और बांग्लादेश है तीसरा। तो पहला फ्रांस जिसके दस्ते ने भाग लिया 2016 में, दूसरा यूएई के दस्ते ने भाग लिया 2017 में, और तीसरा है बांग्लादेश और बांग्लादेश के दस्ते ने भाग लिया 2021 में। तो ये 3 देशों के नाम और क्रम इनके याद रखिएगा, ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में केरल का पहला मानव मिल्क बैंक कहां खोला गया? बताएं, केरल का पहला मानव मिल्क बैंक कहां खोला गया, आपको बताना। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है बच्चों को, नवजात शिशुओं को माता का संरक्षित दूध उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य होता है। और ये खोला गया है एर्नाकुलम में, ठीक है। तो एर्नाकुलम सही उत्तर है। इसका दूसरा भी खोला जा रहा है केरल में। दूसरा कहां पर खोला जा रहा है?
दूसरा खोला जा रहा है त्रिशूर में। तो पहला खोला गया है एर्नाकुलम में, दूसरा खोला जा रहा है त्रिशूर में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि भारत का सबसे पहला कहाँ खोला गया था, तो पूरे भारत का यदि हम पहले की बात करें तो ये 1989 में मुंबई में खोला गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला मुंबई में खोला गया था वर्ष 1989 में। और उसके बाद यदि हम देखें तो केरल में 2 खोले गए हैं। पूर्वोत्तर भारत का यदि हम पहले बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का जो पहला खोला गया था वो गुवाहाटी में खोला गया था। तो तीनों याद रखिएगा। यदि संपूर्ण भारत की बात किया जाए तो मुंबई याद रखना है, पूर्वोत्तर भारत की बात किया जाए तो गुवाहाटी याद रखना है, यदि केरल की बात किया जाए तो एर्नाकुलम, दूसरा त्रिशूर, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में किसने त्रिपुरी जनजातियों के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग की है? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग किसने की है आपको बताना है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग किसने की है आपको बताना है। चलें, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग किसने की है? ये किया है प्रमोद किशोर माणिक्य देव वर्मा ने, यहाँ के राजवंश से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके द्वारा की गई। इसको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रबुद्ध भारत जागृत भारत के कौन से वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? बताएं, इसका जवाब दीजिएगा। कौन से समारोह को संबोधित किया ये आपको बताना। ये संबोधित किया है 125वें समारोह को। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ये है क्या आपको बता दें, रामकृष्ण मठ है, बेलूर मठ के नाम से जिसको जानते हैं, वहां से इसका प्रकाशन किया जाता है। और आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में, स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी। तो प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है, इसकी शुरुआत 1896 में विवेकानंद द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। आज रामकृष्ण मठ द्वारा इसका प्रकाशन लगातार किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत की सबसे लंबे समय से प्रकाशित होने वाली जो अंग्रेजी पत्रिका है उसमें ये शुमार है। तो भारत की सबसे लंबी समय से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिका है, ये पता होना चाहिए। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने इसकी शुरुआत की थी, ये पता होना चाहिए। आज के समय में कहां से इसका प्रकाशन हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किस पौधे के स्वैच्छिक विनाश के लिए गांव को 10 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए हैं? तो मणिपुर के मंत्री ने किस पौधे के विनाश के लिए उस गांव को पुरस्कृत किया है आपको पता होना चाहिए। और ये जो गांव है ये भी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले बताएं, किस पौधे के लिए पुरस्कार दिए गए हैं ये आपको बताना है। बताएं, ये गांव है पेय या पायोही, गांव का नाम है पेय या पायोही। और यहाँ पे जो पुरस्कृत किया गया है, यदि हम बात करें तो यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है अफीम के पौधे को नष्ट करने के लिए। याद रखिएगा, अफीम के पौधे को नष्ट करने के लिए 10 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यमंत्री ने पेय या पायोही, पेय है हाँ, या पायोही गांव को दिया है, मणिपुर को दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज, अभी तक आपने देखा था सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज की बात की थी, यहाँ पे बोला जा रहा है भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो सड़क आर्क ब्रिज कहाँ पे सबसे ऊंचा बनाया गया ये आपको बताना है। बताएं, चलिए जवाब दीजिएगा। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये किया गया है पूर्वी खांसी जिले में। कहां पर किया गया है? पूर्वी खांसी जिले में। और पूर्वी खांसी जिले में किया गया है, पूर्वी खांसी जिला पड़ता है मेघालय। इसका सही उत्तर क्या हो गया आपका? मेघालय इसका सही उत्तर हो गया। यदि कभी आपसे
नदी पूछ लिया जाए तो नदी याद रखिएगा वाह रियू नदी पर इसका निर्माण किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाह रियू नदी पर इसका निर्माण किया गया है। यदि पूछ लिया जाए किन दो स्थानों को जोड़ता है तो याद रखिएगा भोलागंज को सोहबर से, भोलागंज को सोहबर, भोलागंज को ये सोहबर से जोड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा विकसित हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग के लिए एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया गया? बताएं। एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया गया किस राज्य सरकार द्वारा विकसित हवाई अड्डे को बताना है। यह है कुर्नूल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और कुर्नूल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश इसका सही नाम है, और इसका अब आधिकारिक नाम क्या हो गया ये आपको पता होना चाहिए। इसी नाम से पूछा जा सकता है कि ये संबंधित हवाई अड्डा किस राज्य में आता है। ये है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट, नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। तो याद रखिएगा कुर्नूल ग्रीन एयरपोर्ट जो है उसी का नाम है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। ये आपको महत्वपूर्ण है, ये नया एयरपोर्ट बना है आंध्र प्रदेश में, तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। और 28 मार्च से यहाँ से वाणिज्यिक उड़ानें प्रारंभ कर दी गई हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट कहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित भारत पर्व 2021 महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बताएं। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। इसका आयोजन किया गया ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इसको बताएं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है आपको बताना। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चलें बताएं। ये नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। बी विकल्प इसका सही उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और आपको पता होगा 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी का ये जन्मदिन होता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को आगे से 23 जनवरी को जब भी ये जन्म दिवस पड़ेगा, जब भी ये तिथि आएगी, हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। इसकी घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार ने की है। अब आपका होमवर्क है, क्योंकि आज का लास्ट प्रश्न है तो हम होमवर्क भी आपको दे रहे हैं। होमवर्क है कि अंडमान के जिन द्वीपों का नाम बदला गया है उनमें से एक द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखा गया है। उस द्वीप का क्या नाम है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेताजी के नाम पर अंडमान के किस द्वीप का नाम रखा गया है। ये आपका आज का होमवर्क है। तो आज की जो हमारी चर्चा थी यहीं पे समाप्त होती है। कुछ प्रश्न और बचे हैं, 1 घंटे का सेक्शन और कल आपका होगा, और उसी में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरे 1 वर्ष के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम संकलित कर लेंगे, उनका हम अध्ययन कर लेंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद। करंट अफेयर्स वार्षिकांक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और वार्षिकांक के अंतर्गत हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय घटनाक्रमों को। और राष्ट्रीय घटनाक्रमों को हमने पूर्व में देखा था, लगभग
30 से 35 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया था राष्ट्रीय घटनाक्रम के, और उसी के बाद हम अध्ययन करने वाले हैं बाकी के अन्य राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को। और पूर्ण विश्वास है कि इतने प्रश्नों से, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम के ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के अध्ययन से आपका 100% करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और एक एक करके हम यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है, दिसंबर 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सभी वाहनों के लिए 15 फरवरी 2021 की डेडलाइन से फास्ट टैग को लागू करने की योजना की है। तो फास्ट टैग की शुरुआत पायलट आधार पर किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि 15 फरवरी 2021 जो कि डेडलाइन थी कि इसके बाद से फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फास्ट टैग को लागू करने की घोषणा की गई है, तो फास्ट टैग की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? मतलब फास्ट टैग सबसे पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब शुरू किया गया था? आपके सामने 4 विकल्प हैं, वर्ष 2014, वर्ष 2016, वर्ष 2015 या वर्ष 2017। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो चलिए बताइए, फास्ट टैग की जो शुरुआत है ये किस वर्ष की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ये आपको बताना है। और फास्ट टैग आप जानते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम है उस पर कार्य करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। RFID टेक्नोलॉजी पर ये कार्य करता है, RFID टेक्नोलॉजी पर ये कार्य करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर ये कार्य करता है। और आपको बता दें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। तो वर्ष 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था और 15 फरवरी 2021 के बाद से ये अब अनिवार्य हो गया है, सभी वाहनों में ये अनिवार्य हो गया है 15 फरवरी वर्ष 2021 से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, चेन्नई, नई दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया आपको बताना है। चलिए बताएं। और आपको पता होगा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई है, इसका आयोजन किया गया है। 3 संस्थाएं इसके आयोजन में आप कह सकते हैं कि संलिप्त हैं। 3 संस्थाएं इसके आयोजन से संबंधित हैं जिनके द्वारा इनका आयोजन किया गया, जिनमें केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आता है, दूसरा आता है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तीसरा आता है विज्ञान भारती। ये संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार संस्था है और नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको बताना है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन था ये किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका उद्घाटन किया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा टाटा IIS द्वारा भारतीय कौशल संस्थान के प्रथम बैच का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये आपको बताना है, बताएं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा टाटा IIS द्वारा भारतीय कौशल संस्थान के प्रथम बैच का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये आपको बताना है। कहाँ किया गया? तो ये किया गया था मुंबई में, ठीक है। मुंबई इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NFDC का विस्तार करके इसमें कितनी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय हेतु मंजूरी प्रदान की है आपको बताना है। तो बताएं कितनी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की मंजूरी इसमें दी गई है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, बताएं। NFDC का मतलब होता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
बताएं। इसमें कितने फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय की मंजूरी दी गई है? तो इसमें दी गई है 4। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे बोला गया है इस प्रश्न में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को कब मंजूरी दी? कहां से कहां तक? याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के माध्यम से किन 2 स्थानों को जोड़ा जा रहा है? तो आपको याद रखना है कोच्चि को लक्षद्वीप से जोड़ा जा रहा है। एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इस योजना को मंजूरी कब दी गई, आपको बताना है। चलिए बताएं, इसको मंजूरी कब दी गई? इसको मंजूरी दी गई थी 9 दिसंबर 2020 को, और इसका जो क्रियान्वयन का समय है वो है वर्ष 2023। 2023 तक इसका क्रियान्वयन हो जाना है। और आपको बता दें BSNL द्वारा इसको किया जा रहा है। किसके द्वारा? BSNL द्वारा इसको किया जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि क्रियान्वयन एजेंसी कौन है। क्रियान्वयन एजेंसी है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आपको पता होगा कि लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 11 प्रमुख द्वीप हैं जिनको इससे जोड़ा जाएगा। और लक्षद्वीप को कनेक्ट किससे किया जाएगा? कोच्चि से कनेक्ट किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के माध्यम से। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है? बताएं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। चलिए, किस राज्य में भारत का पहला परागणकर्ता पार्क खोला गया है? ये खोला गया है उत्तराखंड में। कहां पे खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड में हल्द्वानी स्थान पड़ता है नैनीताल में, जहां पर इसकी स्थापना की गई है। तो हल्द्वानी में ये खोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वार्षिकांक है तो इसमें चीजों को लिंक करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि तो बहुत बृहद पैमाने पे हो जाएगी और वो थोड़ा सा आपके लिए भी बेहतर नहीं होगा। क्योंकि वार्षिकांक का मतलब होता है कि कम समय में रिवीजन करना, और इसी वार्षिकांक के चलते आपका साप्ताहिक करंट अफेयर्स नहीं आ पा रहा है, लेकिन अब अगले सप्ताह से आपको निरंतर मिलेगा। बताएं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया? नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया, आपको बताएं। नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया? आपको पता होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल जो ये प्रोजेक्ट है ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत शुरू किया गया था इसको, और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा ये किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जा रहा है, याद रखना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शुरू किया गया, और बनाने वाली जो कंपनी है वो है टाटा प्रोजेक्ट। और इसका शिलान्यास कब किया गया यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका शिलान्यास किया गया 10 दिसंबर 2020। ठीक है, तो 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया। तो इसमें 2 चीज याद रखनी है, बनाने वाली कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट है, जो ये परियोजना बनाई गई है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। इसको बताएं। स्कूल बैग नीति 2020, स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन, ये वजन है कितना होना चाहिए? मतलब 2020 में एक नीति बनाई गई और इसमें बच्चों के बैग का वजन निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो बताएं कितना होना चाहिए, इनका वजन कितना होना चाहिए आपको बताना है। 5 किलो, 10 किलो, सॉरी 5%, 10% सरकार द्वारा निर्धारित नहीं। बताएं
सरकार ने हाल ही में निर्धारित किया कि जो बच्चे का वजन होगा उसके वजन के 10% भाग से ज्यादा, मतलब यदि बच्चे का वजन आप कह सकते हैं 30 kg है तो इसके बैग का जो वजन होगा वो 3 किलो से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो शरीर के भार का 10% निर्धारित किया गया इस नीति में, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शरीर के भार के 10%। और साथ ही साथ इस नीति में बताया गया कि क्लास 1 और क्लास 2 के जो बच्चे होंगे उनके लिए कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। इसको बताएं, दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत PMJY सेहत का शुभारंभ किया गया, बताएं। इसका उत्तर इस प्रश्न में ही छिपा हुआ है, बताएं। यहां पे लिखा है JAY सेहत। JAY सेहत से संबंधित है जम्मू और कश्मीर से, तो इसका शुरुआत किया गया जम्मू और कश्मीर से। इसको बताएं। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन 2 स्टेशनों के बीच 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया? और यदि आप रेगुलर करंट अफेयर से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। 100वीं किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई, यही आपसे पूछा जा रहा है। नागपुर और आदर्श नगर, संगोला शालीमार, देवनाली दानापुर या इंदौर और अगरतला, किन के बीच चलाई गई? तो ये चलाई गई संगोला और शालीमार के बीच चलाई गई कौन सी रेल? 100वीं किसान रेल चलाई गई। ठीक है, जब बात किया जाएगा देवनाली से दानापुर तो याद रखना है जो पहली किसान रेल थी वो चलाई गई थी देवनाली से दानापुर, और 100वीं किसान रेल चलाई गई संगोला और शालीमार के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? बताएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। ये स्थापना की गई हकीमपेट तेलंगाना ने। कहां पे? हकीमपेट तेलंगाना। विशेष रूप से ये जो दिव्यांग केंद्र है, दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है, ये CRPF के उन जवानों के लिए है जिन्होंने अपने शरीर का, आप कह सकते हो कि ऐसे जवान जो शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके हैं। CRPF के ऐसे जवान जो शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके हैं, इनको साइबर क्राइम में जागरूक करना, साइबर क्राइम का प्रशिक्षण देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पे CRPF के जो दिव्यांग जवान हैं उनको विभिन्न आधुनिक तरीकों से लैस किया जाएगा, तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे दिव्यांग होने के बावजूद वे अपनी सेवा दे सकें। तो विशेष रूप से ये तेलंगाना के हकीमपेट में शुरू किया गया है। चलिए इसको बताएं, हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया है? ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, विशेष रूप से इसमें क्या होगा, इस पोर्टल में क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप पहले बताएं कि यह क्या है, किसके द्वारा जारी किया गया। उस समय मंत्री हुआ करते थे थावरचंद गहलोत। तब थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया था। इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि देश भर में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वो आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र, अपना पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आसानी से डिजिटल रूप में वो आवेदन कर सकते हैं, उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना है, ये पोर्टल शुरू किया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, और उस समय मंत्री हुआ करते थे थावरचंद गहलोत। इसको बताएं, जनवरी 2021 में आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। बताएं, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव के बारे में बात हो रही है, आपको जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिए।
नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव। यहाँ पे बोला गया है कि असत्य कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पे लिखा है, टाइपिंग में बहुत मिस्टेक होता है लेकिन उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है, मजबूरी है। इसका आयोजन 4 जनवरी 2021 को किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और तीसरा कह रहा है कि उस कॉन्क्लेव की थीम मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन थी। यहाँ पे 3 जानकारियां दी हुई हैं और आपको बता दें, ये तीनों की तीनों जो फैक्ट दी हुई हैं, ये तीनों के तीनों फैक्ट सत्य हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? डी विकल्प इसका सही है, क्योंकि इनमें सभी के सभी जो विकल्प हैं, कथन है, वो सही है। इसको ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल की बात हो रही है कि इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। और इसका जो नाम रखा गया है, ये नाम भी आपको याद रखना है, सुरभि। इसका नाम आपको याद रखना है, सुरभि आरोग्यशाला। सुरभि आरोग्यशाला इसका नाम है और पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला गाय अस्पताल है और ये खोला गया है असम राज्य में। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला गाय अस्पताल 17 लाख रुपए की लागत से ये बन रहा है और इसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे राज्य की बात थी इसलिए हमने असम को टिक किया है। इसको बताएं, दिसंबर 2020 में किस जनजातीय समूह ने बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की तर्ज पर जोलैंड क्षेत्रीय परिषद की मांग की है? जैसे कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद है, उसी तरह से जोलैंड क्षेत्रीय परिषद की मांग किसके द्वारा की गई है आपको बताना है। 4 जनजातियां दी हुई हैं, बोडो, कुकी, जेमी और चिंचू। बताएं। बताएं, जोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की मांग किसके द्वारा की जा रही है? विशेष रूप से एक की जा रही है जोमी जनजाति। जेमी नहीं है, ये जोमी है, ठीक है। जोमी जनजाति द्वारा ये मांग की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये जो मांग की जा रही है किस राज्य में की जा रही है, तो ये राज्य है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर राज्य में ये मांग की जा रही है, विशेष रूप से जोमी जनजाति के द्वारा ये मांग की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनका जो उप समूह है उसमें यदि हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जोलैंड, जोलैंड का इंग्लिश में होता है JOU और ZOU और ZOU में 3 जनजातियां समाहित हैं। सबसे पहले मीजो आता है, मीजो के बाद कुकी आता है और कुकी के बाद चिन आता है। तो मीजो, कुकी और चिन 3 जनजातियां इसमें समाहित हैं और इसका सही जवाब आपका जो है वो है बी विकल्प, जेमी जनजाति, ठीक है। चले, और मांग कहां पे की जा रही है? मणिपुर राज्य में की जा रही है। इसको बताएं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। और इसको मैंने आपको बताया है, ठीक है। बोला जा रहा है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। साप्ताहिक करंट अफेयर्स में यदि आप बने हैं तो निश्चित रूप से इसकी बात की गई है। यहाँ पे बोला गया असत्य कथनों की पहचान कीजिए। अब आपके 3 कथन दिख रहे हैं, पहले 3 कथन आप पढ़ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं और अगला कथन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इसकी घोषणा इंदिरा गांधी के जन्म दिन पर की गई। दूसरा कथन कह रहा है इसके अंतर्गत द्वितीय बच्चों के जन्म पर माताओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरा कह रहा है यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। और चौथा कह रहा है यह योजना भारत के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो यहाँ पे जो चौथा कथन है कि यह योजना भारत के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी, ये गलत है और बाकी के तीनों कथन सही है। तो याद रखना है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता माताओं को पोषण के संबंध में उपलब्ध कराती है, पोषण के लिए उपलब्ध कराती है। याद रखना है, दूसरे बच्चे के जन्म पर
ये आपको फैक्ट याद रखना है, पहले बच्चे के जन्म पर नहीं बल्कि दूसरे बच्चे के जन्म पर उपलब्ध कराती है। इसको बताएं, कुंभ मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? कुंभ मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। कुंभ मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था हरिद्वार में। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। जनवरी माह में हुआ था इसका आयोजन। इसको बताएं, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? कई बार बताया गया है, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से निराशाजनक है। बताएं, आपको बताया गया था ओंकेश्वर बांध का जो जलाशय है, ओंकेश्वर बांध के जलाशय पर इसका निर्माण किया जा रहा है, इसको स्थापित किया जा रहा है। और आपने देखा था ओंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी के साथ साथ ये खंडवा जिले में था, तो इसका सही जवाब है ए विकल्प। इसको बताएं, दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधित विवादों को रोकने के लिए वरासत अभियान शुरू किया गया? वरासत अभियान कहां पर शुरू किया गया आपको बताना। वरासत मतलब हो गया प्राकृतिक उत्तराधिकार, और प्राकृतिक उत्तराधिकार का यह अभियान कहां शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब क्या है? ए विकल्प उत्तर प्रदेश। इसको बताएं, जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम विकर्ण रूटों पर अधिकतम गति बढ़ाकर कितनी कर दी है? मतलब जो स्वर्णिम चतुर्भुज रूट है और जो स्वर्णिम विकर्ण रूट है उसको आधुनिकीकृत किया गया, और आधुनिकीकृत करने के बाद इस रूट की अधिकतम गति क्या है ये आपको बताना है। बताएं, इस रूट पर भारतीय रेलवे ने जो अधिकतम गति निश्चित की है वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। सी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, तो इतने प्रश्न थे इस पीडीएफ में। एक दूसरी पीडीएफ है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, और इसके आगे के प्रश्नों को हम इस पीडीएफ के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलें, यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, नवंबर 2020 में, ध्यान से देखिएगा, बोला है नवंबर 2020 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कहां हाईटेक बिजनेस पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार किस स्थान पर हाईटेक बिजनेस पार्क बना रही है आपको बताना है। चलिए बताएं, दिल्ली सरकार कहां पर हाईटेक बिजनेस पार्क बना रही है, वह स्थान कौन सा है? रानीखेड़ा, उत्तरी दिल्ली, शहादरा या पूर्वी दिल्ली? कहां पर हाईटेक बिजनेस पार्क दिल्ली सरकार द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है रानीखेड़ा में। कहां पे बनाया जा रहा है? रानीखेड़ा में बनाया जा रहा है। ए विकल्प सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में निर्मित कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? कर्नाटक में अभी 31वां जिला बनाया गया है, और ये जो 31वां जिला बना है बेल्लारी जिले से अलग करके बनाया गया है। तो बेल्लारी जिले से अलग करके जो बनाया गया जिला है 31वां, वो कौन सा है? बताएं, वो जिला कौन सा है? कामपल्ली या विजयनगर? तो इसका नाम है विजयनगर। आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, बहुत ही चर्चित साम्राज्य था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसके प्रमुख शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसको बताएं, नवंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने 8.82 लाख नए आवासों के निर्माण की घोषणा की। ये आवास किस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं? तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो ये आवास बनाए जा रहे हैं ये किस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं? बताएं, किस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं ये आपको बताना है। इनका निर्माण किस योजना के अंतर्गत हो रहा है? इनका निर्माण हो रहा है महा आवास योजना के अंतर्गत। सी विकल्प सही उत्तर है। तो आपसे दूसरे शब्दों में पूछ लिया जाए कि महा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो आपको जवाब देना है कि महा आवास योजना महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। नवंबर 2020 को राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। तो याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस कहां पे बन रहा है? राजस्थान में बन रहा है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया आपको बताना है। ये कहां पे बन रहा है? ये बन रहा है विजय वल्लभ साधना केंद्र। ये भी पूछा जा सकता है, विजय वल्लभ साधना केंद्र। और विजय वल्लभ साधना केंद्र है पाली में। तो पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में ये बन रहा है और इसका उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 191 इंच। ठीक है, 191 इंच इसकी ऊंचाई है। और आपको बता दें कि ये जो निर्माण किया गया है इसका, ये किया गया है एक जैनाचार्य थे, उनकी 191वीं जयंती पर किया गया है। और इन जैनाचार्य का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो नाम था श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर। श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर। इन्हीं की 191वीं जयंती पर 151 इंच की एक स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया है पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र में, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 2020 को सीबीआईसी के चेयरमैन ने नए जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां किया? तो नया जीएसटी भवन कहां पर बन रहा है ये आपको बताना। बताएं, नया जीएसटी भवन इनमें से कहां पर बन रहा है? चलिए जवाब दीजिएगा, नया जीएसटी भवन कहां पर बन रहा है? ये जो नया जीएसटी भवन है ये विशेषकर बन रहा है पंचकुला में। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइए। 21 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक की 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ये परियोजनाएं कितने राज्यों, संघ राज्यों में शुरू की जाएंगी? मतलब ये जो परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं खाद्य प्रसंस्करण, ये कुल कितने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में शुरू की जा रही हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 10। मतलब ये जो 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं हैं ये 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जा रही हैं। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। नवंबर 2020 को केंद्र सरकार की सतत पहल के अंतर्गत कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों की स्थापना हेतु समझौता किया गया? बताएं, जवाब दीजिए। विशेष रूप से प्रदूषण को कम करने के लिए इसकी बात की गई है। तो कितने संयंत्र बनाए जा रहे हैं ये आपको बताना है। सतत पहल के अंतर्गत कितने संयंत्र बनाए जा रहे हैं ये आपको बताना है। आपको बता दें कि कुल 900 संयंत्र जो हैं इस पहल के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा 900 संयंत्र इस पहल के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। इसको बताइएगा, किस राज्य की विधानसभा ने, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया है। मतलब जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको 7.5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि वो स्नातक के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। मतलब यदि आप डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते हैं और आप इस राज्य से संबंधित हैं और आपने सरकारी स्कूलों से शिक्षा ग्रहण किया है तो आपको 7.5% का आरक्षण दिया जाएगा। और निश्चित रूप से ये काफी सराहनीय योजना है। इससे इस तरह की योजनाओं से जो बच्चे होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उनका सरकारी स्कूलों की तरफ रुचि बढ़ेगी और सरकारी स्कूलों की तरफ रुचि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से चीजें और भी बेहतर होंगी। तो बताएं किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा 7.5% का, जो लोग नीट क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर है।
इसको बताएं। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई? एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी कहां पर दिखाई, ये आपको बताना। चलो बताएं, एकता क्रूज सेवा को कहां पर हरी झंडी दिखाई गई? एकता क्रूज सेवा शुरू हुई है गुजरात में, केवड़िया स्थान आप जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ये बोट सेवा शुरू की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 40 मिनट की यात्रा होगी जिसमें आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो एकता क्रूज सेवा गुजरात में केवड़िया में शुरू की गई है। इसको बताएं। हाल ही में केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आसान सा प्रश्न है, बताएं। 8 नवंबर 2020 को इसका नाम बदला गया था। केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आपको बताना। तो चलिए बताएं, तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर रखा गया है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। क्या रखा गया है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ए विकल्प सही उत्तर है। अक्टूबर 2020 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? बताएं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग फैसिलिटी शुरू करने वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। इसका नाम है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग फैसिलिटी शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसको बताएं। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया गया? मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है। चले, किसके द्वारा मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया गया, बताएं। ये किया गया रेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? कई बार मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया है, वीकली करंट अफेयर्स में, तो बताएं धरनी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? भूमि अभिलेख को एकीकृत करने वाला, डिजिटलीकृत करने वाला पोर्टल है धरनी। और धरनी पोर्टल की शुरुआत किया था तेलंगाना ने, मैंने कई बार आपको बताया है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर एवं मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया? एकता मॉल है ये, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया। बताएं भारत में किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल का उद्घाटन किया गया, आपको बताना है। और आपको बता दें इसका भी जो उद्घाटन था ये भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था। और भारतीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन गुजरात के केवड़िया नामक स्थान में किया था। कहां पे? गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। किस राज्य में स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है? मतलब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। तो बताएं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। आप जानते हैं देहरादून एयरपोर्ट जो है उसको बोलते हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, और इसका विस्तार किया जा रहा है। विस्तार करने की जरूरत क्यों है? विस्तार करने की जरूरत इसलिए पड़ी
क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए इसको विस्तार करने की आवश्यकता है। और इसमें बताया गया कि कम से कम इसके विस्तार में 10,000 वृक्षों की कटान करनी पड़ेगी, जिसको लेकर पर्यावरणविदों ने विरोध शुरू कर दिया और इसका विस्तार अभी अटका हुआ है, रुका हुआ है। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। नवंबर 2020 में 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं? कितने आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, आपको बताना है। तो चलिए बताइए, भारतीय प्रधानमंत्री ने कितने आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं? चलिए जानकारी दीजिए। देखो, 2 आयुर्वेद संस्थान भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किए हैं। एक है जामनगर में, एक बनेगा जामनगर में और दूसरा आपका बनेगा जयपुर में। तो जामनगर और जयपुर में 2 आयुर्वेद संस्थान बनेंगे और ये दोनों के दोनों राष्ट्र को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित किए जा चुके हैं। तो ये दोनों स्थान पता होना चाहिए कि कहाँ पे, जामनगर और जयपुर में इनका निर्माण होगा। इसको बताएं। वर्ष 2020 में भारत ने किस पड़ोसी देश को लाइन ऑफ क्रेडिट पर पनडुब्बी INS सिंधुवीर प्रदान की है? INS सिंधुवीर को हमने किस पड़ोसी देश को सौंपा है, आपको बताना है। तो बताएं, INS सिंधुवीर को किस पड़ोसी देश को भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट पर दिया है, आपको बताना है। और आपको बता दें, ये पनडुब्बी 1988 से भारत में सेवा दे रही है। 1988 से भारत में सेवा दे रही है। रसिया से हमने इसको लिया था। इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जिस देश में गई है उस देश की ये पहली सबमरीन है और इसको भारत ने दिया है म्यांमार को। और ये म्यांमार की पहली सबमरीन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको किलो क्लास की सबमरीन भी कहा जाता है। इसको बताएं। नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसके उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना के सफल होने की घोषणा की गई? किसके उत्पादन के लिए? पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसके उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, बताएं। ये शुरू की गई है केसर के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? केसर के उत्पादन के लिए शुरू की गई है। और यांग, जो गांव का नाम है ये आपको पता होना चाहिए, यांग ग्राम है। और यांग ग्राम जो पड़ता है ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। तो सिक्किम के यांग ग्राम में इसको शुरू किया गया है, इसका क्रियान्वयन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे यदि कभी पूछ लिया जाए कि भारत का केसर का कटोरा किसे कहते हैं, तो भारत के केसर के कटोरे को बोलते हैं पंपोर क्षेत्र, ठीक है। भारत में केसर का कटोरा बोला जाता है पंपोर क्षेत्र। और पंपोर क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? पंपोर क्षेत्र पड़ता है श्रीनगर में, ये आपको पता होना चाहिए। तो केसर पंपोर क्षेत्र श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगी। केसर पंपोर क्षेत्र श्रीनगर में पाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन अब इसको पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भी इसके उत्पादन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। विशेष रूप से मैंने आपको बताया कि सिक्किम के यांग क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके सफल होने की भी संभावना बनी हुई है। इसको बताएं। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2020 का आयोजन आभासी तरीके से कहाँ किया गया, बताएं। कहां पर आभासी तरीके से इसका आयोजन किया गया, आपको बताना है। 13वें मोबिलिटी सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? यह किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ये तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब होने वाला है 14वां
और 14वां कहां पर होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो 14वें का आयोजन केरल में किया जाएगा। कब किया जाएगा? अक्टूबर माह में। तो ये आपको याद रखना है कि 14वां ये केरल में किया जाएगा और अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चल इसको बताएं। 23 अक्टूबर 2020 को डाक विभाग संचार मंत्रालय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? बताएं। एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, किस संध्या पर किया गया था? तो ये किया गया था 75वीं और 76वीं अब आने वाली है। तो ये वाला जो प्रश्न है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि 24 अक्टूबर से पहले आपका कोई एग्जाम होता है तो आपको ये याद रखना है, 24 के बाद होता है तो क्या घटनाक्रम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो 24 अक्टूबर से पहले कोई एग्जाम है तो इसको फैक्ट को याद रखना है। 24 अक्टूबर के बाद होता है तो मैं आपको बताऊं। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक जीडीपी के कितने प्रतिशत तक करने की घोषणा की है? बताएं। अभी हम लगभग 1.15% करते हैं। आगे हमने कितना बोला है 2025 तक करने को? तो 2025 तक हमने बोला है कि हम 2.5% तक जीडीपी का जो व्यय है वो हम स्वास्थ्य क्षेत्र में करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अक्टूबर 2020 में द्वितीय विश्व कपास दिवस पर किसके द्वारा भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो जारी किया गया? भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो किसके द्वारा जारी किया गया आपको बताना है। चलें, किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कस्तूरी कॉटन ये नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि भारत का जो प्रीमियम कपास है अब वो कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप जानते होंगे कि भारत कपास का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। ये भी फैक्ट आपको पता होगा। ठीक है, भारत में यदि हम देखें तो विश्व के कुल कपास का 23%, भारत में विश्व के कुल कपास का 23% उत्पादित किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुल जो जैविक कपास है उसका 51% भारत उत्पादित करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जैविक कपास का 51% भारत में उत्पादित किया जाता है और सामान्य तौर पे जो कपास होता है उसका 23% जो उत्पादन है वो भारत में होता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और पहला विश्व कपास दिवस मनाया गया था 7 अक्टूबर 2019 को। 7 अक्टूबर 2019 को पहला विश्व कपास दिवस मनाया गया था। मतलब 7 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व कपास दिवस। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? बताएं। रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया है आपको बताना। चल, ये शुरू किया गया था हजीरा से घोघा के बीच शुरू किया गया था और हजीरा स्थान पड़ता है गुजरात में। तो मतलब इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने कहां पर किया? गुजरात में किया। ये आपको पता होना चाहिए। तो हजीरा से घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस शुरू हुई है। ठीक है, चल आगे। 5 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शतावधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। ये किया गया था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों की सहायता के लिए ई पीक
ई पीक पाहनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। ई पीक पाहनी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। चले बताएं। महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार या पंजाब? चले जवाब दीजिएगा। ई पीक पाहनी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र द्वारा, लेकिन इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है टाटा ट्रस्ट ने। क्यों बनाया है टाटा ट्रस्ट ने? किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए, किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। महाराष्ट्र में इसको लागू किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट ने इसको बनाया है, उद्देश्य है किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाना। इसको बताएं। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं अधिनियम 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, आपको बताना। चलें बताएं। कौन सी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, आपको बताना। यहां पे आपको बता दें, डोगरी हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, उपरोक्त सभी जो है ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। अब बात आती है कि किस भाषा को बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, तो सबसे ज्यादा जो बोलने वाले लोग हैं वो है कश्मीरी। ठीक है, कश्मीरी बोलने वाले जो लोग हैं, इनकी जो संख्या है वो है लगभग 53.26%। ठीक है, कश्मीरी के बाद यदि हम बात करें डोगरी बोलने वाले, तो डोगरी बोलने वाले हैं लगभग 20.64%। इतने लोग जो है डोगरी बोलते हैं। इसके बाद हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत यदि हम बताएं तो 2.30% लोग हिंदी बोलते हैं, और उर्दू बोलने वाले का जो प्रतिशत है वो 0.16 है। मतलब सबसे कम जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है वो उर्दू बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली जाती है कश्मीरी। तो याद रखिएगा, तो विशेष रूप से 4 भाषाएं जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और उर्दू। ये आपको पता होना चाहिए, और ये चारों की चारों जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं कितनी हो गई? जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हो गई 5। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, ये 5 भाषाएं हैं जो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियां बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, बताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये राज्य है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य देश का पहला राज्य बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीति बनाई है। इसको बताएं। सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, बताएं। यहाँ पे 16 प्रकार की सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है ये लागत मूल्य के 20% तक किया गया। मतलब लागत मूल्य के 20% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो यहाँ पे तय है ये लागत मूल्य के 20% तक किया गया है, और ये किया है केरल ने। तो इसका सही जवाब हो गया सी विकल्प, केरल। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्थापित प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया? प्रदेश के सबसे बड़े आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया, किस जिले में किया गया, आपको बताएं। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया ये आपको बताना है। और आपको बता दें 1000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इसकी क्षमता है। 1000 मीट्रिक टन
लिक्विड ऑक्सीजन इसकी क्षमता है। तो कहां पर किया गया है ये आपको बताना है। ये किया गया है गाजियाबाद में। आपको बता दें वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था और अब जाकर इसका उद्घाटन किया गया, मतलब 18 के बाद 21 में ये बनकर तैयार हुआ है और ये बनाया गया है कहां पर, गाजियाबाद। इसको बताएं। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टेक फॉर ट्राइब्स पहल का शुभारंभ किया गया। इस पहल को किस संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है, किस संस्था द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है? टेक फॉर ट्राइबल्स पहल को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसमें विशेष रूप से जो आदिवासी हैं उनके जो पारंपरिक ज्ञान है उसके दोहन करने को लेकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उनके ज्ञान को एकत्र करना है, उसको आप कह सकते हैं संग्रह करना है। और ये जो कार्यक्रम चलाया गया इसमें टाइफेड भी जुड़ा हुआ है, IIT कानपुर भी जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ लघु वन उपज सहकारिता संघ भी जुड़ा हुआ है। मतलब कि उपरोक्त सभी, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम 2020-25 के तहत कितने राज्यों में नए गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? बताएं, जवाब दीजिएगा। बताएं। इसका सही जवाब है 5। ठीक है, 5 ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 5 राज्य कौन कौन से होंगे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा और त्रिपुरा के साथ तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और त्रिपुरा, ये 5 राज्य हैं जहां पर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सार्वजनिक स्कूलों से पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सभी स्कूलों में डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है आपको बताना है। बताएं, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने सभी स्कूलों को हाईटेक कर दिया है? और ये राज्य आपका है केरल। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। नवंबर 2020 में आयुष मंत्रालय द्वारा रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो नामक एक रणनीतिक नीति इकाई की स्थापना हेतु किसके साथ साझेदारी की गई है ये आपको बताना है। चले बताएं। ये साझेदारी हुई है इन्वेस्ट इंडिया के साथ। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चल। अक्टूबर 2020 में शोधकर्ताओं के एक समूह ने 172,000 वर्ष पूर्व की प्राचीन नदी की खोज कहां की है? बताएं। एक नदी खोजी गई है जो कि बताई जाती है 172,000 वर्ष पूर्व की नदी है। ये कहां खोजी गई है आपको बताना है। ये खोजी गई है मध्य में, थार मरुस्थल के मध्य में, और ये राजस्थान में खोजी गई है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं। पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर था? बताएं। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर था आपको बताना है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे शीर्ष स्थान पे था मिजोरम। ए विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। इसको बताएं। अक्टूबर 2020 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? बताएं।
इसका नाम है ई धरती पोर्टल जियो। बी विकल्प इसका सही उत्तर है, ई धरती पोर्टल जियो इसका सही उत्तर है, बी विकल्प। ठीक है, इसको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया, बताएं। कितने रुपए का सिक्का जारी किया ये आपको बताना। यहाँ पे 75वीं वर्षगांठ थी, इसलिए 75 रुपए का सिक्का जो है जारी किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प आपका सही उत्तर है, इसको बताएं। संयुक्त राष्ट्र ने किस एकमात्र भारतीय युवा को सतत विकास लक्ष्यों हेतु वर्ष 2020 के लिए 17 युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया है, आपको बताना है। 4 नाम यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, इन 4 नामों में से कौन सा सही है आपको बताना है। चले बताएं। मैंने हमेशा उदित सिंघल का नाम आपको बताया था और उदित सिंघल इसका सही जवाब है। जब ये चर्चा में आए थे उस समय भी मैंने आपको बताया था। तो सी विकल्प उदित सिंघल, इन्होंने कांच से जो प्रदूषण बढ़ता है दिल्ली में, उसके लिए इन्होंने उपाय सुझाया था, उसके लिए इन्होंने काम किया था, जिसके लिए इनको इस प्रकार का आप कह सकते हैं संस्था द्वारा एक प्रकार से पुरस्कृत ही किया गया है। इसको बताएं। सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गाँव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया। किस राज्य में हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने की सुविधा का शुभारंभ किया गया, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। ये किया गया है बिहार में। इसका सही उत्तर क्या है, बिहार इसका सही उत्तर है, इसको बताएं। अक्टूबर 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग्स प्रमाणन दिया गया या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। रटा चुका हूं मैं, 8 समुद्री बीचों को यह दिया गया था। एक एक का नाम मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, यदि नहीं याद है तो याद कर लीजिए। शिवराजपुर बीच जो था ये था द्वारका गुजरात में, इसके बाद घोघला दीव में था, कासरगोड और पंडुबिद्री ये कर्नाटक में थे, ये आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक के बाद कप्पड़ बीच था, कप्पड़ बीच आपको पता होना चाहिए केरल में। और रुषिकोंडा बीच था आंध्र प्रदेश में। गोल्डन बीच आपका था उड़ीसा में, पूरी तट के पास में था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था राधानगर बीच, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ रुषिकोंडा आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 8 का नाम आपको पता होना चाहिए। किसी का नाम देके भी पूछा जा सकता है कि ये संबंधित समुद्री बीच किस राज्य से संबंधित। इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही उत्तर है। 5 वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, तो याद रखना है 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसको बताएं। भारत के सबरूम, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने हेतु निर्मित मैत्री सेतु की लंबाई कितनी है। मैत्री सेतु कई बार मैंने आपको बताया कि ये फैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। फैनी नदी पर बना है जो भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इस सेतु की कुल लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। इस सेतु की जो कुल लंबाई है वो है 1.9 किलोमीटर। कितनी है, 1.9 किलोमीटर इस सेतु की कुल लंबाई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए जो प्रश्न थे विशेषकर राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित, लगभग हमने 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित, और ये राष्ट्रीय घटनाक्रमों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनकी सीरीज में आपके लिए लेकर आया था। और करंट अफेयर्स के लिए यदि रेगुलर आप हमारे साथ बने हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स में, तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब कल जो हमारी चर्चा होगी वो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर होगी। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।